दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव मुहाने पर है और राजनीति हर पल बदल रही है। पिछले एक सप्ताह में पूरा घटनाक्रम चेंज हुआ है। जहां इंडिया अलायंस पिछले 15 दिन पहले बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा था। अखिलेश यादव कोई बयान दे रहे थे, ममता बनर्जी कुछ और बात कह रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे। इस बीच में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है और बहुत सकारात्मक बातचीत के जरिए हुआ है। कहीं कोई कड़वाहट नहीं, कहीं कोई शंका नहीं, संदेह नहीं। तो दूसरी तरफ दिल्ली, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल बन गया है। आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच तालमेल का मतलब कि एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव। लेकिन ये जब हो रहा है उस समय इंडिया अलायंस को लेकर के लोग बेहद सकारात्मक हो रहे हैं। परिस्थितियां एकदम बदली हुई हैं और जितनी ये परिस्थितियां बदलेंगी उतना ही नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगी। आज बेंगलोर में इंडिया अलायंस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी ज्वाइंट रैली करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ आगरा में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे। लेकिन इस सब के बीच अभी भी एक पेंच फंसा हुआ है और वो पेंच है बीएसपी का। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं और एक भी लेटर उनका कोई आता है, कोई एक मैसेज आता है, उसके जरिए तरह तरह का विश्लेषण जारी हो जाता है। हालांकि उस विश्लेषण में कोई दम नहीं होता है, कोई उसका आधार नहीं होता है, लेकिन चीजों को इस तरीके से पेश किया जाता है कि जैसे अभी वो बीएसपी में आ गई हैं, या कोई दूसरा ध्रुव होता है वो सीधे उनको बीजेपी की बी टीम करार देने लगता है कि वो डरी हुई हैं, पेरोल पर हैं, ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि या तो मैं उस पार्टी के भीतर के जो सूत्र हैं उसके हवाले से कोई बहुत पुख्ता बातचीत आपके सामने रखूं, या फिर जो उनका मैसेज आया है उसका बहुत तथ्यपरक विश्लेषण करूं। कल रविदास जयंती के अवसर पर मायावती ने जो अपना संदेश दिया है, जो 2 पन्नों का प्रेस नोट आया है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं मैं उसके आधार पर विश्लेषण करूंगा और फिर जो संकेतों में चीजें हैं उसको आपसे सामने संभावनाएं जो हैं उसको प्रकट करूंगा। पहली बात तो ये कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया है। नरेंद्र मोदी परसों बनारस में थे, संत रविदास के स्थली पर थे, वहां पर लंगर भी हुआ, उन्होंने वहां से भाषण भी दिया और वो सीधे तौर पर जो रविदासिया संप्रदाय है, वो जो समाज है, उसको एक मैसेज देने की कोशिश थी, उसको आउटरीच करने की कोशिश थी, उसके भीतर अपने प्रति सिंपैथी पैदा करने की कोशिश थी। इसे मायावती ने नौटंकी करार दिया है। और आप जरा उस भाषा को, उस पत्र की भाषा को पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि वो सीधे तौर पर जो हमला कर रही हैं नरेंद्र मोदी पर, कि वो लोग जो नौटंकी जाकर के कर रहे हैं आज, वो इन्हीं दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को साफ कर गए। सालों से बैकलॉग की भर्तियां नहीं हुई हैं, उस समाज के साथ, दलित और आदिवासी समाज, वंचित समाज के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं हो रहा है, उसकी प्रताड़ना हो रही है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं।
अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत खुले तौर पर लिखी हैं और नरेंद्र मोदी के उस पूरे प्रयास को नौटंकी करार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश यादव पर भी उतना ही बड़ा हमला किया है। आप थोड़ा सा नरम भाषा देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिन्होंने संत रविदास के स्थान, नाम से लेकर के और उनके जो भी तमाम स्मारक हो सकते हैं, स्मृति चिन्ह हो सकते हैं, उनको मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मसलन मायावती ने भदोही जिले का नामकरण किया था संत रविदास नगर, और इसे समाजवादी पार्टी की सरकार में बाकायदा खत्म कर दिया गया। और ऐसे ही उन्होंने वाराणसी में पार्क और घाट का निर्माण किया था संत रविदास के नाम पर। फैजाबाद में रविदास के नाम पर राजकीय महाविद्यालय बनाया था, एक पॉलिटेक्निक बना था। पुरस्कार संत रविदास के नाम पर मायावती ने शुरू किया, यहाँ तक कि एक पुल का नामकरण भी संत रविदास के नाम पर किया था। धर्मशाला, प्रतिमाएं, ये काम बीएसपी की सरकार में हुआ, ये मायावती स्पष्ट तौर पर लिख करके बता रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन तमाम नामों को मिटाने की कोशिश की है। भदोही जिले का नाम उन्होंने बदल दिया। अब ये जो स्थितियां हैं, और एक और उन्होंने संकेत दिया, वो है उत्तराखंड का। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला किया कि उत्तराखंड में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी साजिश चल रही है। हल्द्वानी घटनाक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वहां आनन फानन में बुलडोजर चला दिया गया है। तो जो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में एक तो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही, विभाजन पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदायों पर हमला कर रही है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके घर गिरा रही है, बुलडोजर चला रही है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हुए हैं और इस राजनीति को नापसंद करते हैं, ना कहते हैं। ये मायावती का जो पूरा संकेत है, और बहुत संकेत क्या कहें, बहुत स्पष्ट तौर पर खुले शब्दों में जो चीजें हैं वो ये दिखाती हैं कि उन्होंने बीजेपी को जोरदार तरीके से काउंटर किया है। उससे थोड़ा आप कम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को भी काउंटर किया है। अब इसके मायने क्या हैं? मेरा काम है कि मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊं, बिटवीन द लाइंस उसको पढ़ने की कोशिश करूं। जितना मैंने मानवर कांशीराम की राजनीति को, मायावती की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक विद्यार्थी के तौर पर समझने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है, वही आपसे साझा कर रहा हूं। इस संदर्भ में मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, और ना ही मैं ये कह रहा हूं इस पत्र के जरिए कि मायावती ने तो संकेत दे दिया है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ आ रही है। इसका जो संकेत है वो बहुत बारीक है, और वो किधर जा रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि मायावती इस समय उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दूसरे और राज्यों में वो तैयारी कर रही हैं अकेले चुनाव लड़ने की, क्योंकि वो ऐलान पहले से ये कर चुकी हैं। और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, और हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, उससे बहुत कम समझौता मायावती ने, और मुझे लगता है कि कभी समझौता नहीं किया उस तरह का। वो एक अलग ही शख्सियत है। बहुत सारे लोग समझौते करते हैं, और जीवन है तो समझौते होते हैं, लेकिन मायावती जिस तरह की हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी रही है, जो उनका एक स्वाभिमान रहा है, उन्होंने कभी उस तरह से समझौता नहीं किया। और उनकी शख्सियत को मैं सैल्यूट करता हूँ, नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये होता है कि जब व्यक्तिगत तौर पर नहीं, आपका समाज कहीं इस तरह की
चाहत उसकी हो तो फिर उसके बारे में विचार करना चाहिए। बहरहाल मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि एक तो वो अकेले तैयारी करे, इसलिए बीजेपी पर भी उतना ही जोरदार हमला, और यहाँ पर सपा पर हमला, उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पर हमला उन्होंने बोला है। ये भी बिल्कुल सही है कि जमीन पर मायावती का ही कैडर कैंप चल रहा है। न तो कांग्रेस पार्टी के लोग सक्रिय हैं उस तरह से, सपा के पास ताकत है लेकिन उसका कोई दिशा निर्देश नहीं है क्या करना है, कोई वैचारिक धरातल नहीं है, कोई कैडराइजेशन नहीं है। बीजेपी, आरएसएस और सैकड़ों हिंदूवादी जो संगठन हैं वो जिस तरह से आइडियोलॉजी के स्तर पर भी और संकीर्णता फैलाने के स्तर पर भी, कट्टरता के स्तर पर भी, सत्ता के पाने की जो एक चाहत नहीं भूख है उसके स्तर पर भी वो काम करते हैं। इसको भी आपको स्वीकार करना होगा और उसको भी मुझे लगता है कि सम्मान देना होगा। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो मायावती ने आरोप लगाए हैं वो 100% सही है कि इस देश के अकलियत समाज को तोड़ने की कोशिश, उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, इस सबको खत्म करने की पूरी साजिश आरएसएस और बीजेपी के जरिए हो रही है। इसको लोग खुली आंखों से देख भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं सत्ता के मद में चूर हैं, कहीं निजी स्वार्थ हैं, कहीं कुछ और कारण है, डर है, और उसकी वजह से वो दुबके हुए हैं, नहीं बोल पा रहे। मायावती ने वो हमला किया है तो एक तरफ तो उनकी अपनी तैयारी है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस पूरे चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कोई हमला नहीं किया। ये जरूर कहा है कि पहले की सरकारें या जो बीजेपी की सरकार है वो भी पुरानी सरकार की तरह ये काम कर रही है, लेकिन उन्होंने कोई उस तरह का हमला नहीं किया है जैसे सपा और बीजेपी पर किया है। इसको क्या माना जाए? क्या अभी कोई है, कोई तार ऐसा है, कोई कारण ऐसा है, कोई बात ऐसी है कि जिसके जरिए चीजें अभी आगे बढ़ सकती हैं? और उसके लिए मुझे लगता है स्पेस छोड़ा है मायावती ने। और कांग्रेस पार्टी में 2 लोग तो कम से कम ऐसे हैं ही जो डायरेक्ट मायावती से संवाद कर सकते हैं और मायावती का जो बहुत सम्मान करते हैं वो सोनिया गांधी। खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑब्वियस है कि खड़गे जी जब बात करेंगे तो मायावती किस तरह से उनसे बात करेंगे। बहुत सीनियर आदमी हैं खड़गे जी, ऑब्वियस है कि मायावती जी उनका सम्मान करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि उनके दोनों लोगों के कोई राजनीतिक स्वार्थ टकराते हैं। एक ही विचार, दोनों लोग अम्बेडकराइट हैं, दोनों ही लोग संविधान और लोकतंत्र के बचाने के इच्छुक हैं, काम कर रहे हैं। तो ये 2 शख्सियत ऐसी है जो अभी भी ये उम्मीद को जिंदा रखे हैं। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि होने जा रहा है। मायावती का ये लेटर ये संकेत कर रहा है कि अभी कुछ है, कोई अभी चीज बाकी है, और अगर उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, सोनिया जी या खड़गे जी अगर बात करते हैं, क्योंकि मायावती की शख्सियत है वो बात नहीं करती, तो उम्मीद जगती है। शुक्रिया।